नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष है इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल वर्षा हेतु उत्तरदायी यौगिकों के स्रोत। वो कौन कौन से स्रोत हैं जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो जो पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होती क्या है ना। और फिर से मैं एक बार रिवीजन करा करके फिर मैं आज का जो वीडियो है उसको कंटिन्यू करूंगा। अम्ल वर्षा के लिए हमने आपको बताया था कि कारखानों और कारों से निकलने वाले SO2 और NO2 यानी SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें बच्चा जो कारखानों और औद्योगिक उपक्रमों से निकलती हैं, तो जब ये वायुमंडल में जाती हैं तो ऑक्सीजन और बादल के जल यानी क्लाउड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाती हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो दो गैसों का निर्माण होता है। ठीक है, SO2 और NO2 ये दो गैसें हैं बच्चा। जब ये इन्वायरमेंट में जाती हैं तो ऑक्सीजन और क्लाउड वाटर यानी ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। और ये फिर अम्ल ये जो है यहाँ पे बनकर जब तैयार होता है तो ये धरती पर अम्ल वर्षा के रूप में आपको मिलेगा। तो अम्ल वर्षा के रूप में यहाँ पर ये फिर जो है बारिश के रूप में आएंगे। तो इसी को बच्चा क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो अम्ल वर्षा के लिए कौन कौन सी दो गैसें हैं, SO2 और NO2। फाइनल में क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो इसे ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहते हैं। पेट्रोलियम के शोधन में या उसके निष्कर्षण में या फिर हम कह सकते हैं कार की बैटरियों में हम इसी अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। किस अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, इसी अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। HNO3 क्या है, एक नाइट्रिक अम्ल है, एक क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। और जब यही नाइट्रिक अम्ल जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलता है 1:3 के अनुपात में, तब हमारा बना लेता है अम्लराज, जिसे बोलते हैं एक्वा रेजिया, जिसमें सोना हमारा आसानी से घुल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो अम्ल वर्षा क्या होती है ये मैंने आपको रिवीजन करा दिया। तो कहने का मतलब वो कौन कौन से स्रोत हैं, जो इन चीज़ों को निकालते हैं और फिर फाइनली जो है अम्ल वर्षा जो है बनती है। ऐसा क्या है, यही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है सल्फर की हम बात करेंगे। तो कोयला जब जलता है, देखिए कोयले के जलने से, दूसरा है पेट्रोलियम पदार्थ और तीसरा है H2SO4 के उत्पादन से। इन तीनों से देखिए H2SO4 में सल्फर है भी, तो यहाँ से सल्फर का उत्पादन होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोयले का जलना, दूसरा है पेट्रोलियम पदार्थ, तीसरा है H2SO4 का उत्पादन। इन तीनों का जब प्रोडक्शन होता है तो बच्चा सल्फर निकलती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम कोयले की बात करें तो 4 तरह का कोयला होता है। पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है और एंथ्रासाइट होता है। सबसे अच्छी किस्म का कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, 90 से 95% कार्बन पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे होता है बिटुमिनस टाइप का कोयला, जो हमारे भारत में बहुत देखने को मिलता है। दूसरा है पेट्रोलियम पदार्थ। तो आपको पता होना चाहिए, जब हमें कच्चे तेल का पता चलता है तो जब खुदाई होती है तो सबसे पहले कच्चे मतलब जो ऑयल होता है वो हमें कच्चे तेल के रूप में प्राप्त होता है। फिर अलग अलग टेम्परेट जोन पर उसको परिष्कृत करके हम पेट्रोल, डीजल और आदि चीज़ें जो है हम प्राप्त करते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ से भी सल्फर का उत्पादन हो रहा है। और H2SO4 का उत्पादन करने वाली जो भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, है ना, उनसे भी सल्फर का उत्पादन होता है। तो ये सभी सोर्स हैं जो सल्फर को जन्म दे रहे हैं। और सल्फर ही आगे चल करके क्या बनाएगा, H2SO4 यानी SO2 गैस। और SO2 गैस ये कैसी गैस है, जो अम्ल वर्षा को बनाने में उत्तरदायी है। अगला है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है बच्चा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के सोर्स के बारे में बताओ। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर हम एक वायुमंडल की बात करें, तो वायुमंडल क्या है। सबसे पहले तो यही आपको जानना है, वायुमंडल गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल गैसों का मिश्रण है, ध्यान दीजिएगा। इसमें विभिन्न तरह की गैस हैं। सबसे ज़्यादा बेटा अगर कोई गैस है तो वो नाइट्रोजन है, 78% है। इसके बाद ऑक्सीजन पड़ती है, लगभग 21% है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड पड़ती है, 0.03% है। फिर ऑर्गन है, 0.93% है।
तो इन्वायरमेंट में जो विभिन्न गैसों का जो की प्रतिशतता का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है। तो ये आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर ऑर्गन है। तो जब वन आग्नि होती है, वन आग्नि मतलब जब जंगल जलते हैं तब वहाँ से होता है नाइट्रोजन का उत्पादन। तेल, कोयला और गैस इन सब का जब कंबशन होता, दहन होता, तो वहाँ से नाइट्रोजन निकलती है। ज्वालामुखी उद्गार, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता तो वहाँ से हमारा नाइट्रोजन निकलता है। तो इन सभी चीज़ों से बच्चा नाइट्रोजन का उत्पादन होता है। तो कहाँ कहाँ से होता है? वन आग्नि से होता है, तेल, कोयला और गैस के उत्पादन से होता है, और ज्वालामुखी उद्गार से होता है। नेक्स्ट है मीथेन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। मीथेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े बड़े एग्जामों तक पूछा गया है। आर्द्र भूमि, जो वेटलैंड्स होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वेटलैंड्स होती है, जो आर्द्र भूमि होती हैं, उनसे वो किसका स्रोत है? मीथेन का। पशु, जो पशु जुगाली करते हैं, जैसे आप देखे होंगे गाय वगैरह होती तो जब चारा खाती तो वाइट वाइट उसके माउथ के पास आ जाता है, वो मीथेन होता है। इसके बाद दीमक की बॉम्बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीमक की बॉम्बी भी है। धान का खेत और कोयला खनन, ये सभी बच्चा किसके स्रोत हैं? मीथेन के स्रोत हैं। मीथेन के स्रोत कौन कौन से हैं? आर्द्र भूमि है, पशु है, दीमक है, धान का खेत है और कोयला खनन है। तो इसको आप अच्छे से एकदम ध्यान से इसको लिख डालिए। ये सारा ही, ये जितना भी है ना पॉइंट है, चाहे आर्द्र भूमि हो, चाहे बच्चा पशु हो, चाहे दीमक हो, चाहे धान का खेत हो, चाहे कोयला खनन हो, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मीथेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसेस तक का पूछा गया है ना। पेपर पलटिए, देखिए। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इसके क्या स्रोत हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। वायुमंडल, जैसा कि अभी मैंने बताया था, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो तीसरे नंबर पे है। आपको पता होना चाहिए कि 0.03% कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03% है, ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए ये एक ग्रीन हाउस गैस है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, दीज ऑल आर द गैसेस आर ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, ये गैसेस करती क्या है? ये गैसेस जो होती हैं इन्वायरमेंट में पहुंचकर पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों में सबसे अहम गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि इसके स्रोत आइए देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधनों के जलने से, जब जीवाश्म ईंधन जलता है तो भी CO2 का उत्सर्जन होता है। सीमेंट का उत्पादन करने वाली जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं वहां से भी CO2 निकलती है। और वनोन्मूलन, जब वनों का उन्मूलन करते हैं तो वहां से भी CO2 गैस निकलती है। तो ये सभी बच्चा स्रोत जो हैं वो CO2 के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। आ रही है बात समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो उससे प्राप्त होगा, सीमेंट का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयां निकालेंगी, और तीसरा है वनों उन्मूलन से। आ रही बात समझ में? इसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बायोमास का जलना, जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? बायोमास, जब बायोमास जलेंगे तो उससे उत्पादन होगा। जो भी औद्योगिक स्रोत है वहाँ से उत्पादन होगा, और धूम्रपान से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। यह है CO, और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, जब कोई कार्बनिक पदार्थ का अधूरा ज्वलन होता है या प्रज्वलन होता है, जब किसी भी कार्बनिक पदार्थ का अधूरा मतलब जलन होता है या अधूरा प्रज्वलन होता है, तो उससे हमें क्या, कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे अब मैं बात करूं, जैसे लकड़ी जल रही है तो पूरी ना जली हो, आधी जली हो, तो उससे कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कोयला है, जैसे बाइक हम चलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट से जो धुआं निकलता है, ये इन सभी से बच्चा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये गैस इतनी खतरनाक होती है कि आपके अंदर जब प्रवेश करेगी तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेगी? मिल जाएगी, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी, और फिर आपका श्वास बाधित हो जाएगा और आपकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ठंड जब ज़्यादा बढ़ती है तो कमरे के अंदर कोयला जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि हार्मफुल है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। समझ में आ रहा होगा आपको, पूरा वीडियो देखिएगा और शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा। फॉर्मिक एसिड के सोर्स देखिए,
जंगल की आग के कारण बायोमास के जलने से फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड का उत्सर्जन होता है। फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH और फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मिक अम्ल जो कि लाल चींटियों में बच्चा पाया जाता है। जब लाल चींटियाँ आपको काटती हैं तो आपके ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन में हीमैटिन नामक लौह यौगिक की कमी हो जाती है। ये वही फार्मिक अम्ल है। चाइना और छत्तीसगढ़ में तो इसकी चटनी भी बनाई जाती है फार्मिक अम्ल की, बहुत बृहद स्तर पर इसके सॉस वगैरह भी तैयार होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसके स्रोत थे। लास्ट है अमोनिया। तो कृषि कार्य हो, तो जब कृषि कार्य होते हैं तो उससे किन गैसों का उत्सर्जन होता है बच्चा? अमोनिया का। पता ही आपको यूरिया प्रयोग होता है तो यूरिया ही आगे अमोनिया में कन्वर्ट होती है। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट जानेंगे। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 बच्चा। क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला यह एक यौगिक होता है। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। और शौचालयों के पास जो तीक्ष्ण गंध आती है वो अमोनिया की होती है, ना कि यूरिया की होती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में तो यूरिन होता है, जब वो एनवायरनमेंट में जाता है तो एनवायरमेंटल बैक्टीरिया उसको खाना शुरू कर देते हैं और वही यूरिन कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में। इसीलिए शौचालयों के पास जो गंध आती है वो अमोनिया की गंध आती है। किसकी गंध होती है? अमोनिया की गंध होती है। ध्यान दीजिएगा, यूरिया मत लगा दीजिएगा। और अब जो टॉयलेट का कलर अगर पीला होगा तो वो किस कारण होता है? वो लोग कहते हैं कि भैया पानी कम पी रहे हो। हाँ, ये तो बात सही है, पर किस कलर के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, तो इतने सारे जो फैक्ट थे वो हमने आपको बताए। और सिर्फ यही नहीं मैंने बताया, मैंने ये भी आपको बताया कि रिलेटेड फैक्ट भी बताया, नाइट्रोजन से लेके CO2 से लेके। तो वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जितना भी मैंने यहाँ पे लिखवाया है, जो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दी है, उसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनवायरनमेंट के। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।